everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Judiciary वाला, जहाँ पे आज जुडिशरी कॉन्सेप्ट सीरीज में हम डील करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग भी लगता है। काफी सारे डाउट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग और प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। पूरे के पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट जब से शुरू होता है तब से लेके एंड तक इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है वो हमें देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम है डाइंग डिक्लेरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मृत्यु कालिक कथन। दैट इज स्टेटमेंट तब दिया गया है जब पर्सन जीवित था एंड उसकी डेथ होने के बाद, दैट इज कॉल्ड टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की? सबसे पहले तो क्या ये सेक्शन नंबर 32 के तहत डील होता है? तो आंसर इज नो। ये डील होता है सेक्शन नंबर 32 के क्लॉज 1 के तहत, क्योंकि सेक्शन नंबर 32 तो स्पेसिफिकली आपको उन स्टेटमेंट्स की बात करता है, उन केसेस की बात करता है जहां पे एक ऐसे पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया जिसको हम विटनेस के तौर पे कभी कोर्ट में बुला ही नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं बुला सकते हैं, उसके पीछे चार कारण हैं। 32 33 का हेडिंग है स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। उसको विटनेस के तौर पे कोर्ट में ना बुलाने के पीछे के चार रीजंस हैं। जहां 32 ये कहता है कोई भी स्टेटमेंट जो कि रिटन है या वर्बल है वो आपकी रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग दिया गया है। किसके रिगार्डिंग? रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग जब वो स्टेटमेंट दिया गया है ऐसे पर्सन के द्वारा जो अब डेड है। अब डेड है, उसको बुलाया नहीं जा सकता कोर्ट में। सेकंड, हु कैन नॉट बी फाउंड, मिल नहीं रहा है। थर्ड, हु इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंसेस। मान लो अनसाउंड माइंड का हो गया है, वो नेचर ऑफ द क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, रैशनल जजमेंट्स नहीं बना पा रहा है, जो कि अब एविडेंस देने योग्य कोर्ट में नहीं है। एंड फोर्थ, जिसकी अटेंडेंस हम बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद या बहुत सारा समय डालने के बाद ही बुला पाएंगे, which court finds it unreasonable, whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expensive। समय लगेगा, पैसा लगेगा काफी सारा, जो कि कोर्ट को लगता है कि इतना जरूरी नहीं है। देन इन दैट केस व्हाट? देन इन दैट केस उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बोला है या लिखा है हमारे लिए वो रेलेवेंट है, हम वो कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इन 8 में से कोई एक सिचुएशन हो। अगर वो फर्स्ट सिचुएशन में फॉल करता, दैट इज व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ द डेथ, जहां पर्सन अपनी डेथ के बारे में रीजन बता के गया है और अब वो पर्सन डेड है और अपनी डेथ के बारे में बता के गया, तो ही वो डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाएगा। अगर वो मिल नहीं रहा है तो डेथ तो कैसे हुआ? कि मिल भी नहीं रहा और अपने डेथ के बारे में स्टेटमेंट दिया, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। दैट मींस दिस फर्स्ट थिंग हैज टू बी कनेक्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट, जहां पे पर्सन डेड है और अपनी डेथ के रिगार्डिंग वो कोई स्टेटमेंट देके गया है। कब? as to the circumstances or the transactions of circumstances in which the death arose, या वो डेथ जब क्वेश्चन में आई वो circumstances कौन से थे, क्या रीजंस थे उसके डेथ के। एंड इट इज नॉट नेसेसरी वेदर ही वाज अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डेथ और नॉट, कोई जरूरी नहीं है। ये बाकी सारे के प्रोविजन हमारी डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग नहीं है, तो इन सबको हम डील बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डील करेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन के एसेंशियल्स क्या है। दैट इज टू से 32(1) ने हमें डाइंग डिक्लेरेशन का इंपॉर्टेंस तो बताया कि हम उसको रेलेवेंट स्टेटमेंट मानते हैं, हम उसको रेलेवेंट फैक्ट मानते हैं, बट इसको रिकॉर्ड कौन कर सकता है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, और क्या मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, क्वेश्चन फॉर्मेट में, स्टेटमेंट फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर डॉक्टर के सामने स्टेटमेंट दिया है, डाइंग डिक्लेरेशन दिया, उसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, ये सारा सब कुछ आज से सेगमेंट में डील करेंगे। इट सेज हाउ डाइंग डिक्लेरेशन इज रिकॉर्डेड, एसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। जरूरी यह है कि पर्सन की डेथ होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास ये पॉइंटर्स बनते हैं, बट एसेंशियल्स में पर्सन मस्ट हैव डाइड आफ्टर मेकिंग द स्टेटमेंट एंड इंजरी मस्ट हैव कॉज्ड द डेथ। जो पर्टिकुलर डेथ है वो उस इंजरी की वजह से होनी चाहिए जिस इंजरी के बारे में वो स्टेटमेंट दे रहा है और जिस कॉज के बारे में वो बता रहा है। कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, आखिर डेथ क्यों हुई है, चाकू मारने की वजह से, जहर खाने की वजह से, कुएं में कूदने की वजह से, पत्थर मारने की वजह से, शूट करने की वजह से, डेथ का कारण क्या है वो इनटू क्वेश्चन होना चाहिए। पर्सन मस्ट बी इन फिट कंडीशन टू मेक द स्टेटमेंट एंड सर्टिफाइड बाय डॉक्टर। डॉक्टर ये सर्टिफाई करे कि पर्सन इतना मेंटल कैपेसिटी अभी होल्ड कर रहा है कि जो भी क्वेश्चन उसको उसके डेथ के बारे में पूछेंगे वो आराम से अच्छे से जवाब दे सकता है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के अच्छे से उसका जवाब दे सके। डिक्लेरेशन मस्ट बी कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट होना चाहिए ताकि कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट मीनिंग उसका समझा जा सके। डिक्लेरेशन मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ हिज डेथ, आखिर मृत्यु क्यों हुई उसके पीछे के रिगार्डिंग आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, आप क्वेश्चन पूछिए वो आंसर करेंगे। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन एग्जैक्ट लैंग्वेज एंड वर्ड्स, जिस शब्द में बोला, जो शब्द का चुनाव किया उसी फॉर्मेट में आप उसको रिकॉर्ड करो। कुछ भी ऊपर नीचे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज दिस विल मैन्युपुलेट
the objective with which the declarant had given the statement. फर्स्ट पॉइंट क्या करता है, इफ द declaration made by declarant एंड ही सर्वाइव्स, मान लो मरा नहीं पर सर्वाइव कर दिया, तब तो हमारे लिए वो डाइंग डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं ना, बट वो इंपॉर्टेंट होगा, एडमिसिबल होगा एज पर सेक्शन 157 जिसके तहत कोलैबोरेशन होता है। दूसरे एविडेंसेस से उसको कोलैबोरेट कर सकती है, वो खुद भी एज अ कोलैबोरेटिव एविडेंस बन सकता है दूसरे चीजों की पुष्टि के लिए। B is, while considering value of dying declaration, court takes into account whole statement but not just its part। ये तो कोर्ट का भी प्रैक्टिस का रूल बन चुका है कि वो कभी भी एक पार्ट नहीं, पूरा के पूरा स्टेटमेंट कवर करते हैं। C, dying declaration recorded before police office police or an FIR is admissible। मान लो किसी पर्सन ने FIR दिया, थाने गया, FIR दिया, इंजर्ड था, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फिर मर गया, तो FIR विल बी कंसिडर्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। कोई भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिया, उसको भी हम डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं, एडमिसिबल है वो। D, oath or cross examination is not required in dying declaration। कैसे दोगे आप oath हो या cross examination, पर्सन तो मर चुका है, पर्सन की तो डेथ हो चुकी है, सो नाइदर वी कैन टेक द स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन और oath, neither that person can be cross examined by the adverse party। E is, dying declaration which is incomplete is not admissible। So these are certain rules कि dying declaration record करते हुए ध्यान रखना है, ये incomplete है, inadmissible है, ये तो हमें यही पता चल गया that court is going to consider only and only complete dying declaration and not just the part। डाइंग डिक्लेरेशन बहुत ही लैटिन मैक्सिम, फेमस लैटिन मैक्सिम है, दैट इज नेमो मोरिटरिस प्रोसिमिटर मेंटरी, which says man will not meet the maker while a lie in his mouth or lie on his lips। हर इंसान से उम्मीद की जाती है जब वो अपने मृत्यु के आखिरी कुछ क्षणों में है, आखिरी कुछ पल में है, तो वो यही उम्मीद करता है कि उस वक्त वो झूठ ना बोले, है ना। यमराज आ रहे हैं उसको लेने के लिए, अब उसको दिख रहा है कि भाई स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, जो भी है कर्मों के अनुसार तो फल का भुगतान है वो होना ही है ना, कर्मों का जो भुगतान है वो करना ही है। तो जब वो उस वक्त जा रहा है, तो उस वक्त ये उम्मीद करना है हर एक पर्सन से कि वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस मैक्सिम। And a very important question, who can record the dying declaration? It can be recorded by these following people। पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं। इट इज नॉट कि आपके डॉक्टर्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते या पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं कर सकते या द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड, नो, दैट इज ओनली इन केस ऑफ कन्फेशन। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू काफी हाई हो जाती है, बिकॉज मैन्युपुलेशन का, थ्रेट का, प्रॉमिस का, इंड्यूसमेंट का जो प्रभाव है या जो उसका इफेक्ट है वो ना के बराबर देखने को मिल सकता है। सो फॉर दैट रीजन अगर मैजिस्ट्रेट के सामने वो स्टेटमेंट दिया गया तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कई बार एग्जाम में एक बहुत ही फेमस केस आपको पूछ लिया जाता है प्री में, और जो कि मेंस में तो आपको लिखना ही लिखना है। प्री में कई बार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज अ लीडिंग क्वेश्चन ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, जिसमें से कौन सा है पकाल नारायण स्वामी या पाकल नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939। नो डाउट दिस इज ऑल्सो अ लैंडमार्क केस ऑन कन्फेशन, लेकिन उससे भी ज्यादा लैंडमार्क है डाइंग डिक्लेरेशन का। इफ इन केस यू गेट अ क्वेश्चन इन एग्जाम कि किसका फेमस केस है, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, यू ऑलवेज हैव टू गो विद डाइंग डिक्लेरेशन। ओके, कन्फेशन की डेफिनेटली इन्होंने एक डेफिनेशन निकाल के दी है व्हिच इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। सो फॉर दैट रीजन पकाल नारायण स्वामी और उसके बाद आपका पलविंदर कौर का जो केस है, उन्होंने भी उस स्टेटमेंट को या उस डेफिनेशन को वापस से क्या किया, अप्रूव किया है। सो प्रीवी काउंसिल ने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ सर्टन चीजें इन्होंने गाइडलाइन के तौर पे मेंशन की है कि डाइंग डिक्लेरेशन के वक्त यू हैव टू इंश्योर दैट दीस थिंग्स आर देयर। प्रीवी काउंसिल ऑब्जर्व दैट सर्कमस्टेंसेस मस्ट हैव प्रॉक्सिमेट रिलेशन। जो हम जिस रीजंस की वजह से डेथ हो रही है वहां पे एक प्रॉक्सिमेट रिलेशन होना चाहिए, किसमें, टू एक्चुअल एक्रेंस एंड मस्ट बी ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इन विच द डेथ इज कॉज्ड। जिन सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हुई है और जो एक्चुअल डेथ होना दिखाया जा रहा है उसके बीच कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप होना चाहिए। अब इस केस में था क्या, फैक्ट समझते हैं इस केस के। इन दिस केस विक्टिम रिसीव्ड अ लेटर टू गो टू अक्यूज प्लेस टू कलेक्ट हिज लोन टू गिव टू द अक्यूज, गिवन टू द अक्यूज। अक्यूज को पैसा दे रखा था, उसने फोन करके बोला कि भैया आ जाओ अपना पैसा लेके जाओ, तो वो जा रहा था, बट ही इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ दैट इज गोइंग टू सर्टेन प्लेस, सर्टेन पर्सन्स होम। ही टेल्स हिज वाइफ दैट ही इज लीविंग फॉर एन अक्यूज प्लेस, कि वो पर्सन के, अपराधी के घर जो है वो जा रहा है, जो कि उस वक्त अपराधी नहीं था, ऑब्वियसली बात है, ऑफिस करने के बाद वो अपराधी की श्रेणी में आया। Later, his dead body was found in train compartment. Train compartment में उसकी dead body मिली. Court held that the accused actual transaction of death started when the victim received the letter from the accused, and starting from the point till the causing of the death, that transaction continued.
कि जो एक्चुअल डेथ का ट्रांजैक्शन है दैट इज सर्कमस्टांसेस इन विच द डेथ कुड हैव बीन कॉज्ड और हैड बीन कॉज्ड, वो कब से शुरू हुआ? जब से उस पर्सन को लेटर्स मिलने लगे कि भैया आ जाओ अपना पैसा लेके जाओ, वहां से लेके जब तक उसकी डेथ बॉडी उस पर्टिकुलर ट्रेन कंपार्टमेंट से मिली तब तक उसका वो ट्रांजैक्शन चल रहा था। मींस यहाँ पे कनेक्टिविटी है, लिंकेज है अलग अलग पॉइंट्स में। The victim had stated that he had received the letters and he is going to accused house. क्या बोला कि उसको लेटर्स मिले थे, वो अक्यूज के घर पे जा रहा था, ये उसकी बीवी को बोला। ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन के तहत स्टूडेंट्स एडमिसिबल मानी गई थी, क्योंकि ये चीज प्रूव कर रही है कि उस सिचुएशन में वो उसके घर गया, द अक्यूज इज द ओनली पर्सन हु हैड ऑल द रीजंस टू किल हिम. These statements are regarding to the circumstances which resulted in his death and are admissible under 32 का clause 1. and भले ये wife को दिया गया था statement, still it was considered to be a dying declaration and a relevant statement. और भी कुछ लैंडमार्क केसेस है जिसमें रशीद बेग वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है. हम ये केसेस क्यों पढ़ रहे हैं? ये केसेस पढ़ रहे हैं टू अंडरस्टैंड द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. कोर्ट हेल्ड अगर दो कॉन्ट्राडिक्टरी डाइंग डिक्लेरेशन है, एक 2 दिन पहले बनाया अब बनाया स्टेटमेंट वापस से डाइंग डिक्लेरेशन, which dying declaration is to be considered? It may not be the sole basis of conviction unless corroborated by another trustworthy evidences. तो other corroborative evidences से उसको corroborate कीजिए, तब हम दोनों में से कोई एक को चूज करेंगे. Supreme Court held where dying declaration is suspicious, it should not be acted upon without corroborative evidence. कई बार पूछा जा सकता है प्री में भी. Rafiq versus state of UP, deceased himself dictated FIR to police and same was read over to him and put his thumb impression on it. तो क्या FIR can be treated as dying declaration? This was concluded in case of Rafiq versus state of UP, जहां बोला yes. Supreme Court held FIR to be admissible under dying declaration और as dying declaration under 32 का 1. रीजन बीइंग कि उसने वो सिचुएशन बताई जिस सिचुएशन में उसको इंजरी कॉज हुई है ना, इंजरी वाज सो फैटल कि आगे उसकी डेथ कॉज हुई है. शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984. मैम इस केस का यहाँ पे क्या काम? ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का लैंडमार्क केस है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहीं ना कहीं हमारे डाइंग डिक्लेरेशन को कोरैबोरेट करते हैं. और इन्होंने क्या बोला? एक और अच्छी लाइन बोली. सुप्रीम कोर्ट है डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलेवेंट इन बोथ होमिसाइड एंड सुसाइड केसेस. कोई पर्सन सुसाइड क्यों कर रहा है? उस पर्सन को क्या कोई चीज, क्या कोई किसी पर्सन ने अबेटमेंट किया, या कोई क्या चीज उसको कोई कंपेल कर रही है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहा है? तो उस मामले में भी हमारा डाइंग डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट रहेगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला, जहां पे वुमेन के थ्रोट पे एक स्लिट लगा दिया गया. इतना शार्प कट होता है बट वो डीप कट होता है जिससे लगाते ही इंसान की कुछ क्षणों में मृत्यु हो जाती है. Due to which she was unable to speak. She suggested name of the accused by signs. So now the question arises, can the gestures and sign amount to dying declaration? And the same was held in the case of Queen Emperor versus Abdullah. Court held person unable to speak can give dying declaration by signs gestures in response to the questions admitted. जो questions उसके सामने put up किए जा रहे हैं, अगर वो person चाहे तो signs and gestures के साथ अपना वो statement दे सकते हैं, which will be deemed to be a dying declaration. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुशा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. कई बार हम इस पर्टिकुलर केस को छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट क्या डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे, क्या सोनली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन पर्सन कैन बी कन्विक्टेड? आंसर इज यस. सुप्रीम कोर्ट इन 1980 हेल्ड डाइंग डिक्लेरेशन मे बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन if statement is true and reliable. That means the duty lies on the court to ensure that the dying declaration is reliable, appropriate and true. There has been no manipulation. It is absolutely correct, accurate है, उसमें हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय है, योग्य है इतना, then ऐसा कन्विक्शन दिया जा सकता है. कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. देखो हम फटाफट चल रहे हैं क्योंकि हमारा यही मकसद है कि जुडिशरी कॉन्सेप्ट सीरीज में कम से कम टाइम में हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे दें ताकि आपको पूरा के पूरा सेशन ना देखना पड़े. कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या बोला? Supreme Court held dying declaration is a substantive piece of evidence. Substantive means very important, crucial. There is no absolute rule of law, nor is there any rule of prudence that state dying declaration cannot form sole basis of conviction, and thus it is corroborated by the independent evidences. तो चाहे कुशा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा हुआ, चाहे कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे हुआ, दोनों में ही हमने डाइंग डिक्लेरेशन को एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जिसके बेसिस पर कन्विक्शन हो सकती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस कई बार मेज में आ जाता है कि पानीवैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2006 में
जो डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर रिलाई करने की गाइडलाइंस थी उसमें क्या क्या बोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया आपके पास और उसमें आपने पानी वैन का केस लिखा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये सारे जो पहले वाले केसेस इसके तो मिलेगा ही, लेकिन दिस वाज अ वेरी फेमस केस जिसमें गाइडलाइंस किसकी थी, रिलायबिलिटी किसकी दी है, रिलायबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन की यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है। कैसे रिलाई करें, और रिलाई करना है तो व्हाट ऑल फैक्टर्स आर देयर व्हिच द कोर्ट नीड्स टू कंसीडर बिफोर रिलाइंग एंड ensuring that the डाइंग डिक्लेरेशन इज trustworthy one. It said if the court is satisfied the dying declaration is true and voluntary, it can be basis of conviction without corroboration. पुष्टि करने की भी जरूरत नहीं है, हम तो उसी के ऊपर दोष सिद्धि कर देंगे, प्रोवाइडेड इट शुड बी वॉलेंट्री। तो कहीं ना कहीं बेटा ये वॉलेंट्रीनेस जैसे कन्फेशन में देखते हैं 164 में यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। सो दिस अ रूल ऑफ प्रैक्टिस जो कि या रूल ऑफ प्रेसिडेंस जिसके थ्रू की कोर्ट्स ने समझा है कि डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल करने के लिए हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। Second, court has to scrutinize the dying declaration carefully and must ensure that it is not the result of torture. It has to ensure कि voluntary है तो आप scrutinize करो। That means यहाँ पे ड्यूटी है इनकी, ये खुद से सेल्फ अवेयर रहेंगे उस चीज के बारे में। If dying declaration is suspicious, थोड़ा बहुत भी डाउट है कि ना 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 कुछ तो भी प्रॉब्लम है, वॉलेंट्री नहीं है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, इंड्यूसमेंट है, it should not be acted upon without corroborative evidence. If the court has decided to rely it upon, then you have to ensure आप दूसरे evidences इसकी पुष्टि करवा लो। Dying declaration which suffers from infirmity cannot be basis of conviction. Infirmity means जिसमें थोड़ी बहुत त्रुटि है, प्रॉब्लम है, शक है, शंका है, इशू है, डाउट है, no need to rely on it. Fifth, merely because dying declaration contains the details as to occurrence, it is not to be rejected. मात्र क्योंकि वो कुछ अकरेंस के बारे में बता रहे, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बता रहे, दैट डजंट मीन इट हैज टू बी रिजेक्टेड। आप उसको कंसिडर कीजिए। Where the prosecution version, very important, स्टार लगा लो इसको, where the prosecution version is different from the version of dying declaration, then dying declaration cannot be acted upon. क्योंकि dying declaration जो पर्सन मर रहा है उसी का तो डेथ इनटू क्वेश्चन है और उसी को तो डिफेंड करने के लिए उसी के लिए तो प्रोसिक्यूशन आता है। प्रोसिक्यूशन कुछ और कह रहा है, डाइंग डिक्लेरेशन कुछ और कह रहा है। हम डाइंग डिक्लेरेशन को बिलीव नहीं करेंगे बेटा, प्रोसिक्यूशन को बिलीव करना पड़ेगा। डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन, बिलीव करने का ये मतलब नहीं कि करना ही करना पड़ेगा, इट इज लाइक दैट कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन। तो डाइंग डिक्लेरेशन के मामले में उस डिक्लेरेंट ने जो भी डिक्लेरेशन दिया उसके ऊपर हम एक्ट नहीं करेंगे, बट वट एवर प्रोसिक्यूशन इज सेइंग इफ दैट होल्ड सफिशिएंट प्रूफ देन दैट कैन बी एक्टेड अपॉन। एंड अनदर स्टार, क्योंकि ये चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में, फिर कौन सा ग्राउंड हेल्ड करोगे सर, पानी वैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दिस वाज हेल्ड देयर। अब अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन एंड देन when there are more than one statement and nature of dying declaration, first one in point of time must be preferred. बेटा समय के अनुसार जो सबसे पहला डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया था उसको हम प्रेफर करेंगे एंड नो अदर स्टेटमेंट मेड आफ्टर दैट। क्लियर है? सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आई थिंक आर हेल्पफुल फॉर यू स्पेसिफिकली जब आप डाइंग डिक्लेरेशन का प्रोविजन पढ़ रहे हो, जब आप केस लॉस पढ़ रहे हो, जब आप केस एसेंशियल फीचर्स समझ रहे हो, जब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू समझ रहे हो। एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? इट इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ऑन द सोल बेसिस ऑफ इट कन्विक्शन कैन बी हेल्ड, प्रोवाइडेड कि जहां पे ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा, रिलायबिलिटी नहीं लग रहा, गेट इट कोरैबोरेटेड विद द कोरैबोरेटिव एविडेंसेस। एंड व्हाट इफ द पर्सन डज नॉट डाई, इफ द पर्सन सर्वाइव्स, इट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 157 as a corroborative evidences. So these are the things which you need to ensure to write in your exams and to ensure कि अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो किस तरीके से आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। इससे पहले भी हम कन्फेशन पे एक छोटा सा सेशन को जो है ले चुके हैं, और ऐसा कौन सा टॉपिक है विच यू वांट टू बी कवर्ड स्पेसिफिकली आपके क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग, डू लेट अस नो, वी विल ट्राई टू incorporate those topics and give you summary pointers specifically जुडिशरी कॉन्सेप्ट सीरीज। और इस सेशन की पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करेंगे? इस सेशन की पीडीएफ आप पीडब्ल्यू ऐप से डाउनलोड करेंगे, जहां पे आपको जुडिशरी कॉन्सेप्ट का जो पूरा बैच दे रखा है उसको एनरोल करेंगे। दैट बैच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सेशन की पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करें और अपने नोट्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज लगे वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।